स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। मैं बार बार इस प्रोग्राम के पर्पस आपको बताता हूं। आजकल IAS और स्टेट एग्जाम्स का ट्रेंड बहुत तेजी से बदल रहा है। करंट अफेयर्स से रिलेटेड सवाल क्योंकि परीक्षा में इतने स्मार्टली पूछे जा रहे हैं। अक्सर करंट की किसी न्यूज को बेस बनाकर उसके बैकग्राउंड से सवाल पूछा जा रहा है या फिर स्टैटिक पार्ट से सवाल पूछा जाता है। ऐसे में हमें अपनी तैयारी को बदलना होगा। बदलते ट्रेंड के हिसाब से डेली बेसिस पर हमें करंट अफेयर्स की गहरी जानकारी को कलेक्ट करना होगा, ताकि ठीक परीक्षा के समय आपके सामने ये चुनौती ना हो कि एक साथ सब कुछ ही याद करना पड़े। आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होकर एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। इस बुलेटिन में हम दिन भर की वैसी खबरों को समझते हैं जिनसे सवाल बनाए जा सकने की संभावना होती है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जर्मनी में G7 ग्रुप का 48वां शिखर सम्मेलन चल रहा है, जो कल खत्म होगा। इस बैठक के लिए 7 देशों के शीर्ष नेता जर्मनी के बवेरियन आल्प्स के स्कॉलस एल्माउ में मिले। भारत को भी इस बैठक के लिए इनवाइट किया गया है, लिहाजा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी सम्मेलन में शिरकत की। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु और खाद्य सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत की है। गौरतलब है कि इससे पहले 2019 में फ्रांस के बियारेट्ज में और 2021 में यूके की अगुवाई वाले इस सम्मेलन में भी भारत शिरकत कर चुका है। इस बार भारत की तरह ही अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका को भी आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस, WTO, WHO, IMF और वर्ल्ड बैंक भी बैठक में शामिल हुए थे। इस बार के सम्मेलन की थीम प्रोग्रेस टुवर्ड्स इक्विटेबल वर्ल्ड रखी गई थी। G7 ग्रुप एक इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। हालांकि यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव भी हर साल इसकी बैठक में हिस्सा लेते हैं। G7 की शुरुआत 1975 से मानी जाती है, जब फ्रांस के फार्मर प्रेसिडेंट वलेरी जिस्कार्ड एस्टेंग ने वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट की पेशकश की। G7 ग्रुप दरअसल पहले G6 ही था। कनाडा को छोड़कर बाकी देश इसमें शामिल थे, जिन्होंने 1970 में चल रहे आर्थिक संकट और ऑयल क्राइसिस के मद्देनजर बातचीत शुरू की थी। 1976 में प्योर्टोरिको में हुए सम्मेलन में कनाडा भी इसमें शामिल हो गया। यही ग्रुप बाद में G8 बन गया, जब 1998 में रूस इसका हिस्सा बना था। हालांकि बाद में क्रीमिया संकट के बाद रूस को इससे बाहर होना पड़ा। G7 देश दुनिया की 10% आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि GDP के मामले में यह डेटा 31% है। देश में गिग इकोनॉमी की स्थिति पर नीति आयोग ने आज एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट को इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी नाम दिया गया है। यह अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है जिसमें गिग इकोनॉमी पर कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव्स और रिकमेंडेशन सामने रखी गई हैं। इसके साथ ही साइंटिफिक अप्रोच भी दिया गया है, जिससे इस इकोनॉमी के वर्तमान आकार का सही आकलन किया जा सके। रिपोर्ट में गिग इकोनॉमी को बड़े स्तर पर रोजगार मुहैया कराने वाला सेक्टर बताया गया है। रिपोर्ट में इसे लेकर कुछ आंकड़े सामने रखे गए हैं। अनुमान लगाया गया है कि 2019-20 में देश में करीब 6.8 मिलियन गिग वर्कर्स थे, जो नॉन फार्म वर्क फोर्स का 2.4% है, जबकि टोटल वर्क फोर्स का ये करीब 1.3% है। 2020-21 में ये ग्राफ और बढ़कर 7.7 मिलियन पर पहुंच गया। यह संख्या नॉन फार्म वर्क फोर्स का 2.6%, जबकि टोटल वर्क फोर्स का 1.5% है। रिपोर्ट में 2029-30 तक इसमें इजाफे के संकेत मिले हैं। 2029-30 में यह आंकड़ा करीब 23.5 मिलियन होगा, जो टोटल वर्कफोर्स का 4.1% होगा। अभी करीब 47% गिग वर्कर्स मीडियम स्किल्ड जॉब्स में हैं, जबकि 22% ऐसे वर्कर्स हाई स्किल्ड जॉब्स में हैं। लो स्किल्ड जॉब्स का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। गिग वर्कर्स ऐसे कामगार होते हैं जो अभी तक के ट्रेडिशनल सिस्टम यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई अरेंजमेंट से अलग कुछ लाइवलीहुड से जुड़े हैं। गिग वर्कर्स को मोटे तौर पर प्लेटफॉर्म और नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स में बांटा जा सकता है। प्लेटफॉर्म वर्कर्स की कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जिनका काम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, एप्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ा होता है, जबकि नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स में अमूमन वे लोग शामिल हैं जो कैजुअल वेज से जुड़े हैं, या फिर ऐसे लोग
जो पार्ट टाइम या फुल टाइम काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में फ्रीलांस नेचर के कामों को गिग वर्कर्स की सबसे बड़ी विशेषता बताया गया है। चंद्रमा पर इंसानों को फिर से पहुंचाने के लिए नासा एक मिशन के साथ आगे बढ़ रहा है। इस मिशन का नाम है आर्टेमिस प्रोग्राम। मिशन के तहत नासा 2025 के पहले तक चंद्रमा की सतह पर इंसानों की वापसी कराना चाहता है। मिशन के तहत नासा ने चंद्रमा की सतह पर पहली महिला और पहला पर्सन ऑफ कलर भेजने का लक्ष्य रखा है। पर्सन ऑफ कलर अमेरिका से जुड़ा एक टर्म है जिसमें आमतौर पर अफ्रीकी अमेरिकन, एशियाई अमेरिकन आदि शामिल होते हैं। आपको बता दें कि कैपस्टोन मिशन भी नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का एक हिस्सा है। आज न्यूजीलैंड ने घोषणा कर दी कि वो इस प्रोग्राम के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा। न्यूजीलैंड स्थित रॉकेट लैब न्यूजीलैंड के माहिया से इसके लिए एक क्यूबसैट सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। यह गेटवे के लिए लूनर ऑर्बिट यानी चंद्रमा की कक्षा के लिए टेस्ट करेगा। गेटवे भी आर्टेमिस प्रोग्राम का हिस्सा है। यह चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला एक मल्टीपर्पस आउटपोस्ट है। गेटवे एस्ट्रोनॉट्स को लूनर सरफेस पर लंबे समय तक रुके रहने के लिए एसेंशियल सपोर्ट देगा। इसके साथ ही चंद्रमा पर गहराई से खोज करने में भी इसकी भूमिका रहेगी। कैपस्टोन का पूरा नाम सेसलूनर ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशनल एक्सपेरिमेंट है। इस मिशन के तहत एक माइक्रोवेव ओवन के साइज का एक क्यूबसैट भेजा जाएगा। यह सैटेलाइट पहला स्पेसक्राफ्ट है जो एक खास तरह के अंडाकार यानी एलिप्टिकल लूनर ऑर्बिट को खोजने का काम करेगा। यह गेटवे के लिए एक पाथ फाइंडर का काम भी करेगा। कैपस्टोन अपनी इनोवेटिव नेविगेशन टेक्नोलॉजीज के जरिए भविष्य में आने वाले स्पेसक्राफ्ट्स के लिए जोखिम को भी कम करेगा। यूरोपियन कमीशन ने पिछले दिनों एक कानून का ड्राफ्ट सामने रखा है। माना जा रहा है कि यह ड्राफ्ट जल्द ही एक लॉ बनेगा जिसका मकसद नेचर को रिस्टोर करना और क्लाइमेट चेंज पर रोकथाम करना है। यूरोपियन कमीशन यूरोपियन यूनियन का ही हिस्सा है जो इसके एग्जीक्यूटिव काम देखता है। यह ड्राफ्ट यूरोप में 2030 तक पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल को कम करने की बात करता है। इसके साथ ही बड़े बांधों को भी अब हटाने का प्रोसेस किया जाएगा ताकि नदियों के प्रवाह पर कोई रोक ना हो। यूरोपियन यूनियन में इकोसिस्टम के रिस्टोरेशन पर जोर दिया जाएगा ताकि बायोडायवर्सिटी की सस्टेनेबल रिकवरी की जा सके। इससे यूरोप के क्लाइमेट चेंज से जुड़े टारगेट्स को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। गौरतलब है कि यूरोपियन यूनियन को 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए यूरोपियन यूनियन अपनी ग्रीन डील के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके तहत यूरोपियन यूनियन ने 2030 तक अपने नेट ग्रीन हाउस एमिशन में 55% कमी का लक्ष्य रखा है। इस पहल को फिट फॉर 55 कहा जाता है। ड्राफ्ट के मुताबिक इकोसिस्टम के रिस्टोरेशन के लिए ही यूरोपियन यूनियन के लैंड और सी एरिया के 20% हिस्से में एरिया बेस्ड मेजर्स अपनाए जाएंगे। इधर पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल में भी 2030 तक 50% कमी करने का लक्ष्य रहेगा ताकि मधुमक्खियों, तितलियों आदि की घटती आबादी को रोका जा सके। ये पॉलिनेटर्स किसी भी इकोसिस्टम में बायोडायवर्सिटी को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एजेंट्स हैं। ड्राफ्ट में घटते ग्रीन अर्बन स्पेस की रोकथाम पर भी जोर दिया गया है। इसके लिए 2030 तक नो नेट लॉस ऑफ ग्रीन स्पेसेस का टारगेट है। साथ ही 2050 तक इसमें 5% इजाफा करने का जिक्र इस ड्राफ्ट में है। वहीं सभी शहरों और नगरों में पेड़ों के कैनोपी में 10% की बढ़ोतरी का लक्ष्य भी रखा गया है। चलिए आगे बढ़ें। जर्मनी में चल रहे G7 के 48वें शिखर सम्मेलन में सभी 7 देशों ने एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया है। यह डिप्लोमेटिक स्टेप चीन की बेल्ट रोड इनिशिएटिव का काउंटर माना जा रहा है। गौरतलब है कि चीन 2013 की अपनी BRI योजना के जरिए चीन और एशिया के दूसरे पार्ट्स को अफ्रीका और यूरोप से कनेक्ट करना चाहता है। इसके लिए वो खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है। हालांकि इसका उल्टा असर भी यह भी देखा जा रहा है कि कई देश अब चीन के कर्जदार बन चुके हैं। BRI योजना से पश्चिमी देशों को डर है कि एशिया और अफ्रीका के इन देशों में उनकी पैठ कमजोर न हो जाए। इन्हीं सभी बातों के मद्देनजर G7 ने पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पर दस्तखत किए हैं। इस प्लान के जरिए 2027 तक $600 बिलियन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इस फंड का इस्तेमाल G7 देश भारत जैसे विकासशील देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में करेंगे। आपको बता दें कि इस योजना की घोषणा पिछले साल ब्रिटेन में हुए G7 शिखर सम्मेलन में ही कर दी गई थी। सम्मेलन में अमेरिका ने भी घोषणा कर दी है कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए अगले 5 सालों में $200 बिलियन जुटाने का काम करेगा। इसके लिए ग्रांट्स, फेडरल फाइनेंसिंग और प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट पर काफी जोर रहेगा।
G7 दुनिया के 7 विकसित देशों का एक ग्रुप है जिसमें अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। यूरोपियन यूनियन भी इसकी बैठकों में शामिल होता है। बीते 20 से 25 जून के बीच कॉमनवेल्थ ग्रुप के सभी देशों के नेताओं की बैठक हुई। यह बैठक रवांडा की राजधानी किगाली में हुई थी। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक में हिस्सा लिया था। कॉमनवेल्थ ग्रुप के इस सम्मेलन को चोगम यानी कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग कहते हैं। हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की यह मीटिंग हर 2 साल में होती है। मीटिंग में सदस्य देशों के शीर्ष नेता शामिल होते हैं। हालांकि हालिया बैठक में विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री को रिप्रेजेंट किया था। चोगम कॉमनवेल्थ ग्रुप की सबसे बड़ी बॉडी है। इस बार की बैठक में 2 और देशों गैबन और टोगो को भी कॉमनवेल्थ ग्रुप में शामिल कर लिया गया है। अब इस वॉलंटियर ग्रुप में मेंबर्स की संख्या हो गई है 56। पहले इसमें वे देश ही शामिल थे जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे, लेकिन वर्तमान में कोई भी देश इसका हिस्सा बन सकता है। कॉमनवेल्थ ग्रुप की शुरुआत 1887 से मानी जाती है, जब सेमी इंडिपेंडेंट कंट्रीज यानी डोमिनियंस ने ब्रिटेन के साथ बैठक की थी। इसी तरह 1926 में एक इंपीरियल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत और न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हुए थे। आधुनिक कॉमनवेल्थ की शुरुआत 1949 के लंदन डिक्लेरेशन के साथ मानी जाती है। भारत सहित एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप के कुछ देश मिलकर कुल 56 देश इसका हिस्सा हैं। हालिया बैठक में सभी देशों ने यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन 2021 टू 2030 के मद्देनजर बड़ी पहल की है। इसके लिए चोगम में लिविंग लैंड्स चार्टर पर सहमति बनी है। यह एक नॉन बाइंडिंग चार्टर है जिसके तहत सदस्य देश ग्लोबल लैंड रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने की दिशा में काम करेंगे। साथ ही सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए लैंड डिग्रेडेशन और क्लाइमेट चेंज की रोकथाम पर भी काम किया जाएगा। यूक्रेन क्राइसिस को देखते हुए 2 नॉर्डिक देश स्वीडन और फिनलैंड को भी रूस से खतरा दिख रहा है। इसी के मद्देनजर दोनों देश पिछले कुछ महीनों से नाटो से मेंबरशिप देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसका विरोध तुर्की कर रहा है। तुर्की के इस ऐतराज के बाद दोनों देशों के नेता आज राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन से मिलेंगे। आइए समझते हैं कि अभी तक न्यूट्रल रहे ये दोनों देश अब नाटो में क्यों शामिल होना चाहते हैं और तुर्की विरोध क्यों कर रहा है। दरअसल फिनलैंड की पूर्वी सीमा रूस से लगती है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अब फिनलैंड अपनी भी सुरक्षा चाहता है। अगर फिनलैंड नाटो का सदस्य बनता है तो नाटो चार्टर के हिसाब से उसे किसी भी खतरे की सूरत में सैन्य मदद मिल सकेगी। चार्टर के मुताबिक नाटो के किसी भी मेंबर पर हमला समूचे नाटो पर हमला माना जाता है, जिसका जवाब नाटो मिलिट्री अलायंस देता है। स्वीडन की सीमा भले ही रूस से नहीं लगती, लेकिन यह देश बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर मौजूद रूस के कालिनिनग्राद से काफ़ी नज़दीक है। कालिनिनग्राद रूस का हिस्सा है, लेकिन रूस के मेनलैंड से बहुत दूर है। हालांकि यह सुवाकी गैप के जरिए बेलारूस से सीधा कनेक्ट है। कालिनिनग्राद लिथुआनिया और पोलैंड के बीच लोकेटेड है। दोनों के पड़ोसी देश नॉर्वे और सामुद्रिक पड़ोसी देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पहले से नाटो में शामिल हैं। तुर्की का आरोप है कि दोनों देश कुर्द लड़ाकों को सपोर्ट करते हैं। आपको बता दें कि कुर्द समुदाय के लोग लंबे अरसे से अलग कुर्दिस्तान देश की मांग कर रहे हैं। कुर्द लोग तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान और आर्मेनिया में रहते हैं, लेकिन तुर्की में इसका सबसे बड़ा क्षेत्र है, लिहाजा तुर्की काफ़ी समय से कुर्द लड़ाकों से जूझ रहा है। गौरतलब है कि सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट से लड़ने में कुर्द लड़ाकों की बड़ी भूमिका रही थी। नाटो की ओपन डोर पॉलिसी के तहत कोई भी यूरोपीय देश इसमें शामिल हो सकता है जो इस तरह अवस्थित हो कि नॉर्थ अटलांटिक एरिया की सुरक्षा और ज़्यादा पुख्ता हो। हालांकि उस देश को सभी सदस्य देशों की तरफ से टेक्निकल और लीगल रेटिफिकेशन मिलना ज़रूरी है। रिसर्चर्स की एक टीम ने 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के सहारे एक N95 मास्क तैयार किया है। यह मास्क रीयूजेबल, रिसाइक्लेबल, नॉन एलर्जिक है और इसे धोया भी जा सकता है। इस मास्क को नैनो ब्रीद नाम दिया गया है। 4 लेयर के बने इस मास्क में अपर लेयर सिलिकॉन से बनी हुई है, जिसकी शेल्फ लाइफ 5 साल की है। इस मास्क की खास बात यह है कि इसे कोविड-19 इन्फेक्शन को रोकने के अलावा और भी जगह यूज कर सकते हैं।
वर्कर्स इस मास्क को सीमेंट फैक्ट्रीज, ईंट भट्टों, कॉटन फैक्ट्रीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मजदूर हाई लेवल के पॉल्यूशन से खुद को बचा सकेंगे। जाहिर है इससे सिलिकोसिस जैसी लंग डिजीज को रोकने में भी मदद मिलेगी। सिलिकोसिस से एक लॉन्ग टर्म लंग डिजीज है जो लंबे समय तक क्रिस्टलाइन सिलिका डस्ट के संपर्क में आने से हो सकती है। सिलिका कुछ खास तरह के पत्थरों और रेत में पाई जाती है। चट्टानों को तोड़ने, खनन और सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को इससे काफी खतरा है। टीम के मुताबिक इस मास्क में 4 लेयर्स का फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म फिट है। इसके साथ ही बाहरी और पहली लेयर में नैनो पार्टिकल्स की कोटिंग की गई है। दूसरी लेयर में HEFA यानी हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एब्जॉर्बिंग फिल्टर भी लगा है। हेफा फिल्टर खास तरह के फिल्टर होते हैं जो हवा में मौजूद 0.3 माइक्रोमीटर या उससे बड़े आकार के करीब 99.97% पार्टिकल्स को फिल्टर कर सकते हैं। इस मास्क को तैयार करने वाली टीम को फिस्ट यानी फंड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तरफ से मदद दी गई थी। फिस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की एक फंड स्कीम है। इस फंड के जरिए यूनिवर्सिटीज में नए नए शोध करने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाता है। 3D प्रिंटिंग को एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं। इस मेथड में कंप्यूटर क्रिएटेड डिजाइन का इस्तेमाल कर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। आज के समय में एजुकेशन में बच्चों के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी टूल्स बनाने में 3D प्रिंटिंग का ही इस्तेमाल हो रहा है। प्रोटोटाइपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, मेडिसिन, कंस्ट्रक्शन, आर्ट एंड ज्वेलरी में अब ज्यादातर 3D प्रिंटिंग पर ही फोकस किया जा रहा है। जर्मनी में कल खत्म हुए G7 समिट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अलग अलग देशों के नेताओं से मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने इंडियन क्राफ्ट्स की झलक दिखाने वाले कुछ गिफ्ट्स G7 और उसमें शामिल देशों के नेताओं को भेंट किए। मुलाकात के बाद उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को गुलाबी मीनाकारी ब्रोच भेंट किया। इसी तरह जर्मन चांसलर ओलफ स्कोल्स को मुरादाबाद में बनने वाले मरोड़ी नक्काशीदार एक मटका भेंट किया। रामायण से जुड़े कल्चर को देखते हुए प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को एक लैकरवेयर से बना राम दरबार भेंट किया। लैकरवेयर लाख से सजे हुए क्राफ्ट्स होते हैं। बात करें गुलाबी मीनाकारी की तो यह वाराणसी से जुड़ा एक स्पेशल आर्ट है जिसे GI टैग मिल चुका है। मीनाकारी में मेटल सरफेस को पिघले हुए कुछ मिनरल्स से डेकोरेट किया जाता है। भारत में मीनाकारी की शुरुआत मुगलों ने की थी। इस प्रोसेस को अक्सर कुंदन पर अप्लाई किया जाता है। कुंदन खास तरह के आभूषण होते हैं जिनको सजाने में जेम्स स्टोन्स और गोल्ड का सहारा लिया जाता है। दक्षिण अफ्रीका और अर्जेंटीना के लीडर्स से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की डोकरा आर्ट्स में बनी रामायण और नंदी थीम्स भेंट की। डोकरा आर्ट का जन्म पूर्वी भारत से जुड़ा माना जाता है। डोकरा दामर खानाबदोश जनजाति के नाम पर इसे डोकरा कहा जाता है। इस कला में लोहे का इस्तेमाल नहीं होता। ज्यादातर मामलों में कास्टिंग यानी ढलाई के लिए तांबे या कांसे का इस्तेमाल होता है। इस कला में लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक का सहारा लिया जाता है। इस टेक्निक में किसी मूर्ति को बनाने के लिए पहले मोम पर आकृति को बनाया जाता है। इसके बाद इस मोम के पुतले पर मिट्टी का लेप किया जाता है। जब मिट्टी का लेप सूख जाता है तो छेद के सहारे मोम को पिघलाकर बाहर निकाल लेते हैं। अब मिट्टी के इस खोखले हिस्से में उस छेद के सहारे पिघली हुई धातु को डाल दिया जाता है। धातु के जम जाने के बाद मिट्टी का लेप हटा देते हैं। आखिर में उस धातु की मूर्ति की घिसाई कर फिनिशिंग की जाती है। भारत में लॉस्ट वैक्स टेक्निक का विकास सिंधु घाटी सभ्यता में हो चुका था। मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी की मूर्ति इसका बड़ा उदाहरण है। देश में ही विकसित पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी गई है। पुणे के जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स में बनी इस वैक्सीन का नाम जेमकोवैक 19 है। आपको बता दें कि mRNA यानी मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड वैक्सीन को 0 डिग्री से कम टेम्परेचर में रखना जरूरी है। इसलिए इसे विकसित करने में जेनोवा को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसे कुछ इस तरह डेवलप किया है कि इसे किसी स्टैंडर्ड मेडिकल रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर में रखा जा सके। आइए समझते हैं कि आखिर mRNA कोविड वैक्सीन क्या है। mRNA कोविड वैक्सीन में जेनेटिकली इंजीनियर्ड mRNA का इस्तेमाल होता है। ये इंजीनियर्ड mRNA हमारी सेल्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि S प्रोटीन कैसे बनाए जाएं। S प्रोटीन कोविड-19 वायरस की सरफेस पर पाया जाता है। वैक्सीन लगने के बाद हमारे मसल सेल्स S प्रोटीन पीसेस बनाना शुरू कर देते हैं।
और सेल सरफेस पर उन्हें डिस्प्ले करने लगते हैं। इससे हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाने लगती है। अगर इसके बाद भी हमारी बॉडी फिर से इन्फेक्ट होती है तो ये एंटीबॉडीज वायरस से लड़ने की भूमिका निभाते हैं। आपको बता दें कि फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना दोनों ही mRNA वैक्सीन हैं। इन दिनों पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस चल रही है। पुर्तगाल के साथ साथ केन्या भी इसको होस्ट कर रहा है। इस बार के इस सम्मेलन के थीम स्केलिंग अप ओशन एक्शन बेस्ड ऑन साइंस एंड इनोवेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोल 14 स्टॉक टेकिंग, पार्टिसिपेशन एंड सॉल्यूशंस रखी गई है। भारत भी इस सम्मेलन में शामिल हुआ है, जिसने 30-30 टारगेट के लिए अपने कमिटमेंट को दोहराया है। 30-30 टारगेट का मतलब है 2030 तक भूमि, जल और समुद्र के कम से कम 30% हिस्से, यानी पृथ्वी के कम से कम 30% हिस्से को प्रोटेक्ट करना। 30x30 टारगेट हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल का एक हिस्सा है। 2021 में इस संगठन की शुरुआत वन ओशन समिट के तहत हुई थी। भारत सहित करीब 100 देश इस संगठन का हिस्सा हैं। फ्रांस, ब्रिटेन और कोस्टारिका की अगुवाई में इस कोalition को बनाया गया था। 30-30 टारगेट को पूरा करने के लिए यह संगठन स्पीशीज और इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने पर जोर देता है। वन प्लैनेट समिट की शुरुआत 2017 में हुई थी, जिसके तहत दुनिया भर के कई देश अर्थ प्लैनेट की सुरक्षा के लिए मल्टीलैटरलिज्म के जरिए अलग अलग उपायों पर फोकस करते हैं। ओशन कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने SDG 14 के लिए भी कमिटमेंट जाहिर की है। SDG 14 में महासागरों, समुद्रों और मरीन रिसोर्सेज के कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज पर फोकस किया गया है। ओशन कॉन्फ्रेंस का मुख्य लक्ष्य भी SDG 14 ही है। भारत ने बैठक के दरमियान कोस्टल क्लीन सीज कैंपेन का भी जिक्र किया है। कोस्टल क्लीन सीज कैंपेन 2017 में लॉन्च हुआ था। यह एक वैश्विक संगठन है जिसका टारगेट मरीन प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करना है। इसके टारगेट्स को पूरा करने के लिहाज से ही भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक्स पर कंप्लीट बैन की अपनी पॉलिसी का जिक्र किया है। केरल के पलक्कड़ जिले में इन दिनों ESZ यानी इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि नए नियमों के बाद फार्मलैंड्स के आसपास ESZ बनाए जाने से उन्हें खेती किसानी में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा ESZ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो हालिया निर्देश आए हैं उन्हें फार्मलैंड्स पर अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए थे कि सभी स्टेट्स अब सभी प्रोटेक्टेड एरियाज के आसपास कम से कम 1 किलोमीटर की सीमा में ESZ जरूर बनाएंगे। अभी तक सरकार की जो गाइडलाइंस थी उनके हिसाब से ESZ बनाया जाना मैंडेटरी नहीं था। प्रोटेक्टेड एरियाज में सुप्रीम कोर्ट ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स और वनों को रखा है। किसी प्रोटेक्टेड एरिया के पास ESZ घोषित करने का मकसद एक शॉक एब्जॉर्बर बनाना है, यानी एक ऐसा जोन बनाना जो नेशनल पार्क्स को और प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि इन जोन्स में ज्यादातर गतिविधियां रेगुलेटेड रहती हैं। ESZ नेशनल पार्क जैसे हाई प्रोटेक्शन वाले एरियाज और कम प्रोटेक्शन वाले एरियाज के बीच ट्रांजिशनल जोन का काम करते हैं। ESZ की घोषणा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के प्रोविजंस के तहत होती है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत सरकार को पावर है कि वह एनवायरमेंट और फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए कोई भी जरूरी कदम उठा सके। इसी तरह 1986 के रूल्स के अकॉर्डिंग सरकार इंडस्ट्रीज की लोकेशन को भी रेगुलेट कर सकती है। ज्यादातर मामलों में प्रोटेक्टेड एरियाज की बाउंड्री के बाद 10 किलोमीटर की सीमा में ESZ बनाया जाता है। इस जोन में कुछ गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहती है, जैसे कमर्शियल माइनिंग, बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग। इस जोन में ज्यादातर गतिविधियां रेगुलेटेड हैं। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। चुनाव आयोग ने वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की घोषणा कर दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 6 अगस्त को ये चुनाव होंगे। हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की जिम्मेदारी आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग को दी गई है। चुनाव आयोग इन दोनों चुनावों के लिए इलेक्टोरल रोल्स बनाने, इलेक्शन को कंडक्ट करने और उसे डायरेक्शन और सुपरिटेंडेंस देने का काम करता है। इलेक्शन को कंडक्ट कराने को लेकर डिटेल्ड प्रोविजंस हमें प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952 और 1974 के रूल्स में मिलते हैं। इस एक्ट के मुताबिक दोनों चुनावों के नॉमिनेशंस के लिए पब्लिक नोटिस रिटर्निंग ऑफिसर जारी करता है। एक्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक होना जरूरी है।
जबकि वाइस प्रेसिडेंट के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 समर्थक होना जरूरी है। चुनाव के संबंध में किसी विवाद की सूरत में केवल सुप्रीम कोर्ट में ही अपील की जा सकती है। रिटर्निंग ऑफिसर के किसी भी फैसले पर किसी भी सिविल कोर्ट में कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। आइए समझते हैं संविधान में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट से जुड़े क्या प्रोविजंस हैं। दोनों ही पदों के लिए न्यूनतम उम्र 35 साल और भारत की नागरिकता होनी जरूरी है। हालांकि राष्ट्रपति पद के लिए जरूरी है कि वह व्यक्ति लोकसभा में चुने जाने योग्य हो, जबकि उपराष्ट्रपति पद की स्थिति में राज्यसभा में चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। दोनों ही पोस्ट के लिए इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के साथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से होता है। अब इन दोनों इलेक्शंस में कुछ अंतर को समझते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्शन के मामले में एक खास इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में सांसद और विधानसभाओं के केवल चुने हुए मेंबर्स ही होते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स भी इसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव के मामले में केवल संसद के ही सदस्य हिस्सा लेते हैं और इसमें न केवल चुने हुए बल्कि नॉमिनेटेड मेंबर्स भी शामिल होते हैं। आपको बता दें कि अनुच्छेद 62 के मुताबिक प्रेसिडेंट और 68 के मुताबिक वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन टेन्योर खत्म होने से पहले ही करा लेना चाहिए, लेकिन यहाँ भी एक अंतर है। अगर प्रेसिडेंट का पद बीच टेन्योर में ही किसी वजह से खाली यानी वैकेंट हो जाता है तो अगला इलेक्शन जल्द से जल्द और 6 महीनों के भीतर होना चाहिए, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के मामले में 6 महीनों की किसी अवधि का जिक्र संविधान में नहीं है। यूएन हैबिटेट ने 2022 के लिए अपनी वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2035 तक भारत की अर्बन पॉपुलेशन 675 मिलियन हो जाएगी, यानी आबादी की 43% से भी ज्यादा, जबकि चीन की शहरी आबादी इससे भी कहीं ज्यादा 1 बिलियन के करीब होगी। 2050 तक ग्लोबल लेवल पर अर्बन पॉपुलेशन में 2.2 बिलियन का इजाफा होने की बात भी रिपोर्ट में दर्ज है। आंकड़ों में बताया गया है कि 2020 में भारत की शहरी आबादी करीब 483 मिलियन थी, जिसके 2025 तक 542 मिलियन होने का अनुमान है। 2050 तक वैश्विक स्तर पर शहरी आबादी कुल आबादी की 68% हो जाएगी। यूएन हैबिटेट यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र की ही संस्था है जो ह्यूमन सेटलमेंट और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट का काम करती है। इसका हेडक्वार्टर केन्या की राजधानी नैरोबी में है। इसकी स्थापना 1978 में यूएन हैबिटेट 1 यानी फर्स्ट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के साथ हुई। हैबिटेट 1 का आयोजन 1976 में कनाडा के वैंकूवर में हुआ था। हैबिटेट 1 में ही सदस्य देशों के बीच वैंकूवर डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स पर सहमति बनी थी। हैबिटेट 2 का आयोजन सीधे 20 साल बाद यानी 1996 में तुर्की के इस्तांबुल में हुआ। इस सम्मेलन में इस्तांबुल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड हैबिटेट एजेंडा पर आम सहमति बनी थी। इस डिक्लेरेशन के जरिए सभी के लिए पर्याप्त शेल्टर्स मुहैया कराने के लिए ग्लोबल एक्शन पर काम शुरू हुआ। आपको याद दिला दें कि हैबिटेट 3 का आयोजन 2016 में इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में हुआ था। इसी सम्मेलन में न्यू अर्बन एजेंडा को अपनाया गया था, जिसमें सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है। – 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने यूएन हैबिटेट को अपने एजेंडा 2030 के साथ मिला लिया ताकि एसडीजी 11 पर खास ध्यान दिया जा सके। एसडीजी 11 में शहरों और मानव बस्तियों को इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट और सस्टेनेबल बनाने पर जोर दिया गया है। कल हुई आर्थिक मामलों पर कैबिनेट की मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया। देश में ही प्रोड्यूस्ड कच्चे तेल यानी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल की बिक्री पर सरकार ने अपना कंट्रोल खत्म कर दिया है। इसका मतलब सरकार ने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल को डीरेगुलेट कर दिया है। हालांकि इसके साथ ही क्रूड ऑयल और कंडेंसेट के एलोकेशन को सरकार ने बंद करने का फैसला भी लिया है। डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल के डीरेगुलेशन से कच्चे तेल के प्रोडक्शन और एक्सप्लोरेशन में लगी कंपनियों को मार्केटिंग में आज़ादी मिल सकेगी। सरल शब्दों में ओएनजीसी और वेदांता जैसे कंपनियां ऑयल रिफाइनरीज को ये कच्चा तेल बेच सकेंगी। इससे बाद में फ्यूल बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि ऐसी कंपनियों को पहले भी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल बेचने की इजाज़त थी, लेकिन इसके लिए खरीदार सरकार ही तय करती थी। मीटिंग से और भी बातें सामने निकल कर आई हैं। सरकार या उसके नॉमिनी या फिर किसी सरकारी कंपनी को कच्चा तेल बेचने के लिए पीएससीज यानी प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी जो शर्तें हैं उनमें भी कुछ छूट दी जाएगी। पीएससीज टर्म अक्सर
हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री में यूज होता है। इसके तहत सरकार और ऑयल या गैस कंपनी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। पीएससी के तहत ऑयल या गैस कंपनी एक्सप्लोरेशन रिस्क और प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट खुद अफोर्ड करती है। इन तीनों को मिलाकर कॉस्ट ऑयल कहते हैं। प्रोडक्शन के बाद जब कंपनी अपना कॉस्ट ऑयल रिकवर कर लेती है तो इसके बाद होने वाले फायदे को सरकार और कॉन्ट्रैक्टर के बीच शेयर किया जाता है। इसे प्रॉफिट ऑयल कहते हैं। प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली कैबिनेट ने कल एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन को मंजूरी दे दी। हम बात कर रहे हैं इसी साल जनवरी में भारत और IRENA यानी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के बीच हुए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की। हालिया मंजूरी के बाद मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और आयरना अब इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। इस एग्रीमेंट के सहारे भारत में रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशंस को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भारत को 2030 तक 500 गीगावाट इंस्टॉल्ड नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी के टारगेट को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों संगठनों के बीच रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी से जुड़े तकनीकी पहलू साझा होंगे। इससे न केवल भारत की लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लानिंग को भी सपोर्ट मिलेगा, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में इनोवेशन क्लाइमेट भी मजबूत होगा। आयरना एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर के देशों को सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर की तरफ बढ़ने में सपोर्ट करता है। इंटरनेशनल लेवल पर कोऑपरेशन को मजबूत करने और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर काम करने में इस संगठन की बड़ी भूमिका है। IRENA बायो एनर्जी, जियोथर्मल, हाइड्रो पावर, ओशियन, सोलर एंड विंड एनर्जी के मद्देनजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करता है। इस इंटरनेशनल एजेंसी का प्रस्ताव पहली बार 1981 में नैरोबी में हुई यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में रखा गया था। आयरना वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक और रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक्स भी जारी करता है। आइए अब खबरों की शुरुआत करें। यूक्रेन पर हमले के बाद कई वेस्टर्न कंट्रीज ने रूस पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं, लेकिन भारत ने ऐसा कोई एक्शन रूस के खिलाफ नहीं लिया। बड़ी बात यह है कि फरवरी में लगे इन सैंक्शंस के बाद से भारत के इंपोर्ट के स्टैटिस्टिक्स में बड़ा उलटफेर हुआ है। इस दौरान रूस भारत के लिए बड़े एक्सपोर्टर के तौर पर उभरा है। आंकड़े बताते हैं कि अभी तक भारत रूस से जितना क्रूड ऑयल मंगा रहा था, फरवरी के बाद से उसमें रिकॉर्ड 286% का इजाफा हुआ है, जबकि कुछ खास तरह के कोयले के मामले में जनवरी से अप्रैल के बीच 345% की बढ़ोतरी हुई है। अकेले अप्रैल महीने में भारत की ईंधन जरूरतों का 7.5% यानी 7.5% हिस्सा रूस से इंपोर्ट हुआ। यही आंकड़ा पिछले 5 सालों में 3% या 2% से भी कम रहा। सबसे बड़ी बात यह कि अप्रैल मई में रूस भारत का छठा लार्जेस्ट इंपोर्ट पार्टनर बन गया, जबकि पिछले कुछ सालों में यह रैंक 20 से 24 रही थी। बात करें फ्यूल इंपोर्ट की तो 2020 से भारत इराक से सबसे ज्यादा फ्यूल इंपोर्ट कर रहा है। इसके बाद सऊदी अरब और UAE हैं। अमेरिका पिछले 2-3 सालों में भारत के लिए फ्यूल इंपोर्ट का चौथा बड़ा सोर्स रहा, लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर में रूस ने अमेरिका को रिप्लेस कर दिया है। ओवरऑल इंपोर्ट पर नजर डालें तो हम फिलहाल चीन से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। चीन 2018 से ही इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। चीन के बाद वर्तमान में UAE और अमेरिका हमारे बड़े इंपोर्ट सोर्स हैं। ऑयल प्रोडक्शन के मामले में वर्ल्ड लेवल पर फिलहाल अमेरिका, रूस और सऊदी अरब सबसे ज्यादा आगे हैं। वहीं सबसे ज्यादा कोल प्रोडक्शन चीन, भारत और अमेरिका करते हैं। हालिया आंकड़ों के मुताबिक US डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू में रिकॉर्ड गिरावट हुई है। रुपया अब तक की सबसे कम वैल्यू पर है। फिलहाल $1 के मुकाबले रुपए की वैल्यू 79 के आसपास है। कुछ जानकार बता रहे हैं कि रुपए की वैल्यू में गिरावट आने वाले महीनों में भी जारी रहेगी। सरल शब्दों में अगर आज $1 के मुकाबले रुपए की वैल्यू 79 यानी 79 है और 6 महीने बाद यह 81 हो जाती है, तो इसका मतलब रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कमजोर हुई है। जबकि अगर 77 हो जाती है तो इसका मतलब वैल्यू में सुधार हुआ है। रुपए की वैल्यू के साथ साथ देश के फॉरेक्स रिजर्व में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। माना जा रहा है कि रुपए की वैल्यू में सुधार लाने के लिए RBI ने जो कदम उठाए हैं, उनके चलते फॉरेक्स रिजर्व में कमी आई है। आइए समझते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी करेंसी की वैल्यू डिसाइड करते हैं। किसी भी करेंसी की वैल्यू डिमांड के साथ साथ उसकी सप्लाई पर डिपेंड करती है। अगर सप्लाई बढ़ेगी तो करेंसी की वैल्यू कम होगी। दूसरी तरफ उसी करेंसी की डिमांड बढ़ने से उसकी वैल्यू भी बढ़ती है।
ज्यादातर देशों में करेंसी की सप्लाई सेंट्रल बैंक डिसाइड करते हैं। हालांकि करेंसी की डिमांड उस देश में प्रोड्यूस होने वाली गुड्स एंड सर्विस के अमाउंट पर निर्भर करती है। फॉरेक्स मार्केट में देखें तो रुपए की सप्लाई इंपोर्ट्स की डिमांड पर निर्भर करती है। लिहाजा अगर तेल जैसी वस्तुओं का आयात बढ़ता है तो फॉरेक्स मार्केट में रुपए की सप्लाई बढ़ेगी, जिसका उल्टा असर उसकी वैल्यू पर पड़ेगा। एक नज़र इस पर भी डालते हैं कि रुपए की वैल्यू में इस साल तेजी से गिरावट क्यों आ रही है। दरअसल इस साल के मार्च महीने से यूएस फेडरल रिजर्व अपनी बेंचमार्क रेट बढ़ाता जा रहा है। इससे जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा रिटर्न पाने के लिए भारत जैसे उभरते बाजारों से अपना पैसा खींच रहे हैं और यही पैसा बाद में अमेरिका में वापस ला रहे हैं। इससे भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ा है और डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है। यही हाल कमोबेश यूरो और येन जैसी करेंसीज का है। आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। वजह है केंद्र सरकार ने सोने के बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी को काफी बढ़ा दिया है। केंद्र ने आज सोने पर बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी को 7.5 से बढ़ाकर सीधे 12.5% कर दिया। इसके साथ ही इस पर 2.5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस भी लिया जा रहा है, जिससे इफेक्टिव कस्टम ड्यूटी 15% हो जाएगा। इस फैसले के बाद सोने की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे डिमांड कम होने के आसार हैं। हालांकि दूसरी तरफ कुछ जानकार सोने की तस्करी बढ़ने की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। बता दें कि गोल्ड के कंजम्पशन के मामले में चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है और बड़ी बात यह है कि भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर हिस्सा इंपोर्ट ही करता है। इससे न केवल देश का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है बल्कि रुपया भी कमजोर होता है। गौरतलब है कि इस साल मई में देश का ट्रेड डेफिसिट $24.29 बिलियन हो गया, जो कि एक साल पहले करीब $6 बिलियन ही था। इसमें सोने के आयात की बड़ी भूमिका रही है। सरकार ने यह फैसला वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट को देखते हुए भी लिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सोने के रिसाइकलिंग के मामले में 2021 में भारत चौथा बड़ा देश रहा था। साथ ही गोल्ड इंपोर्ट 2021 में अब तक के रिकॉर्ड लेवल पर रहा। वर्ल्ड लेवल पर गोल्ड माइन प्रोडक्शन के मामले में चीन, रूस और ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़े देश हैं। भारत में गोल्ड माइन प्रोडक्शन की बात करें तो 2020 में यह केवल 1.6 टन था। हालांकि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस आंकड़े को 20 टन पर ईयर पहुंचाने की क्षमता है। भारत में सोने की खदानों के सबसे बड़े भंडार बिहार, राजस्थान और कर्नाटक में हैं। केंद्र के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने आईटीआई, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज और बीएसएनएल के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। इस एग्रीमेंट के जरिए एलटीई यानी लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज से जुड़े प्रोजेक्ट्स की फंडिंग करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही C.Core यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स कोर के साथ ही 4G और 5G प्रोटोटाइप्स के इंटीग्रेशन के लिए भी फंड किया जा सकेगा। आपको बता दें कि USOF यानी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत रूरल और अर्बन एरियाज में टेलीकॉम सेक्टर में नई तकनीक लाने के लिए पहले से ही 4 पायलट प्रोजेक्ट्स की फंडिंग की जा रही है। USOF भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के तहत एक फंड है। इसे इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत एक स्टैट्यूटरी फंड का दर्जा दिया गया है। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह फंड सभी लोगों को सेवा मुहैया कराने की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए बनाया गया है। दूर दराज के इलाकों, पहाड़ी इलाकों और गांवों में खासकर टेलीकॉम सर्विस पहुंचाने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है। इस मकसद को पूरा करने के लिए ही सरकार ने 1999 में न्यू टेलीकॉम पॉलिसी लागू की थी। इस पॉलिसी के तहत टेलीकॉम लाइसेंसेस से यूनिवर्सल एक्सेस लेवी चार्ज करके इस फंड को बनाया जाना था। यूनिवर्सल एक्सेस लेवी सभी टेलीकॉम कंपनियों से लिया जाने वाला रेवेन्यू का कुछ हिस्सा है।